जी बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो थी एसिड की वो हमने पहले पढ़ ली थी, जिसके अंदर ये कि एसिड करोसिव होती हैं, उनके जो टेस्ट है वो उनका सोर टेस्ट होता है, कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और वो लिटमस को किस कलर से किस कलर में चेंज करते हैं। ये हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में बेटा ये आप लोगों ने एक कोड याद रखना है, MCB BS। अब ये है क्या, हमने रिएक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है जी। रिएक्शंस ऑफ एसिड विद, सबसे पहला M मीन मेटल्स। रिएक्शन ऑफ एसिड विद C से आएगा आपके पास कार्बोनेट्स। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद B से आएगा बाइकार्बोनेट्स। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद इस B से आएगा बेसिस। एसिड का रिएक्शन इस S में सल्फाइड्स, बेटा यहाँ पर T है, ये याद रखिएगा। फिर रिएक्शन ऑफ एसिड्स हम करेंगे, B से बनेगा जी बाइसल्फाइड्स, और फिर लास्ट वाले S से बनेगा सल्फाइड्स। यहाँ पर आपके पास D है, बाकियों में दोनों में T है। अब हमारे पास जो एसिड्स है ना वो सिर्फ दो ही होंगे यहाँ पर, जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों एसिड्स का रिएक्शन हम इन सब में पढ़ेंगे। तो जो आपकी बुक में मेंशन है ना वो मैं एक दफ़ा आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो मेटल्स मेंशन है वो एक जिंक मेटल है और एक एल्यूमिनियम मेटल है। बेटा ये वाला अभी के अभी याद करना है साथ साथ। मेटल्स कौन से हैं हमारे पास, जिंक और एल्यूमिनियम। कार्बोनेट्स हम ले रहे हैं कैल्शियम के, CaCO3, ये कार्बोनेट्स हो गए। बाइकार्बोनेट्स में H आता होता है, मैंने आपको बताया ये बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है यहाँ पर, लेकिन हम सोडियम का बाइकार्बोनेट ले रहे हैं, ठीक है। बेसिस में जो लेंगे वो है NaOH, बेसिस में OH होना चाहिए ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और साथ में CuO कॉपर ऑक्साइड लेंगे। सल्फाइड्स जिसमें T है वो SO2 सल्फाइड्स हैं, तो कौन से सल्फाइड्स लेंगे हम, कैल्शियम के सल्फाइड्स। बाइसल्फाइड्स SO3, सॉरी, जिस तरह ये कार्बोनेट CO3 होते हैं तो सल्फाइड्स SO3 होते हैं। बाइसल्फाइड्स का फार्मूला होता है HSO3, जिस तरह बाइकार्बोनेट्स HCO3 होते हैं और बाइसल्फाइड्स HSO3 होते हैं। यहाँ पर कैल्शियम के सल्फाइड्स लेने हैं, लेकिन बाई आपने लेने हैं सोडियम के। सल्फाइड्स की बात कर लें, FeS, आयरन से। अब बेटा इन सब के हमने रिएक्शन इन एसिड्स के साथ पढ़ते हैं, इन सब के जी। तो सबसे पहला हम रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड का मेटल के साथ। एसिड मैंने आपको बताया यहाँ पे हम दो यूज़ करेंगे, एक HCl और एक H2SO4। मेटल्स अभी हम पढ़ के आए, एक जिंक इस्तेमाल करेंगे और एक एल्यूमिनियम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया जिंक, जिंक में डाला सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा ये याद रखिएगा, मेटल्स एसिड के साथ बहुत एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं, बहुत ख़तरनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इन एसिड्स को थोड़ा डाइल्यूट कर लें, डाइल्यूट मीन इनमें थोड़ा सा वाटर मिक्स कर लें, फिर उनको मेटल्स के साथ रिएक्ट कराएं तो वो मॉडरेटली रिएक्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पर ये जो एसिड्स ले रहे हैं ये डाइल्यूट फॉर्म में ले रहे हैं, ये थोड़े से इसके अंदर हमने वाटर ऐड करके इनको डाइल्यूट किया हुआ है। कंसनट्रेटेड एसिड्स लेंगे, अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेंगे। मेन यहाँ पर आपने याद रखना है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से एस्केप होगी इस रिएक्शन में से। चले जी, ये हमारे पास रिएक्शन आ गया। जिंक उठाया यहाँ से हमने मेटल, और यहाँ से ये सल्फ्यूरिक एसिड लिया। हमने बताया है कि जब भी एसिड ने मेटल के साथ रिएक्ट करना है, हाइड्रोजन गैस ने एमिट होना है, उसमें से निकलना है। तो यहाँ से तो आप हाइड्रोजन गैस पहले ही निकाल लें, H2 गैस, और साथ में एरो शो कर दें कि ये यहाँ से आउट हो गई है। तो पीछे क्या बच गया, Zn और SO4, सिंपल।
दूसरी तरफ मेटल है आपके पास एल्यूमिनियम, किसके साथ रिएक्ट कराना है हमने जी, HCl के साथ। हमने इधर से क्या इवॉल्व करवानी है, H2 गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर H2 होने चाहिए ना, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, H2। अब ओवरऑल रिएक्शन को हम देखेंगे ना जब, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम और 6 HCl होने चाहिए। ये आपको कैसे मैं बताती हूँ, देखिएगा। Al 2 Al हो गए, H कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, Cl हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। H2 गैस ने यहाँ से एमिट होना है, 3 2 टाइम 6, 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे H2 चले गए। पीछे 2 Al बच गए और 6 Cl बच गए। तो कभी भी Al2 और Cl6 ये कोई फार्मूला नहीं होता। AlCl3 और यहाँ पर लगा देंगे 2, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये आपके पास फार्मूला आ गया। ये 2 Al यहाँ पर आ गए और Cl 6 करने थे आपने, पूरे 3 2 बार 6। तो ये बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि इक्वेशन कैसे बैलेंस हुई थी, 2 6 2 3 के रेशो से। जी बेटा, तो पहला हमने देख लिया, उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवानी है हमने। दूसरा हमारे पास रिएक्शन कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ है। रिएक्शन हमने किसका करवाना है, एसिड का करवाना है। एसिड हम कौन कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, एसिड हम HCl यूज़ कर रहे हैं और H2SO4 इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्बोनेट्स हमने यहाँ पर लेनी है, CO3 कार्बोनेट को कहते हैं, तो कैल्शियम के कार्बोनेट्स यूज़ करने हैं। बाइकार्बोनेट्स कहते हैं HCO3 को, और बाइकार्बोनेट्स आपने इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे हम सोडियम के। तो सबसे पहले हम कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। बेटा ये याद रखिएगा, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का जब भी रिएक्शन करवाना है, पीछे हाइड्रोजन गैस निकली थी ना, यहाँ पर वाटर निकलेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस एमिट होगी, ये याद रखिएगा। यहाँ से CO2 गैस निकलेगी। इन दोनों को हमने आउट करवाना है, बाकी जो कुछ बच जाएगा उसको इकट्ठा करके लिख देना है। सबसे पहले तो हमने कार्बोनेट्स का करवा लेते हैं। कार्बोनेट्स का रिएक्शन करवाने के लिए सबसे पहले हमने लिखा CaCO3 जो कि कार्बोनेट है, साथ में हमने एक एसिड उठाया HCl। मैंने आपको बता दिया है हमने वाटर और CO2 को आउट करवाना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं CO2 जो कि निकालनी है और साथ में वाटर जो कि हमने निकालना है यहाँ से। अब मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर हमें हाइड्रोजन 2 चाहिए, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 लिख देंगे ताकि 2 हाइड्रोजन तो बैलेंस हो जाए। इसको ज़रा अगर हम देखें गौर से, तो CO3 में से ये बन गया है CO2, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने सिर्फ 1 ऑक्सीजन बच गया। H2O, यहाँ से 2 H उठाए और यहाँ से 1 O उठाया, H2 और O, ये बन गया हमारे पास वाटर। ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, पीछे क्या रह गया, Ca और Cl के कितने मॉलिक्यूल बच गए, 2, तो हमारे पास CaCl2, ये हमारे पास बाहर आ गया। ये हमारे पास कार्बोनेट का हो गया। अब हम देख लेते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट HCO3 को कहते हैं। बाइकार्बोनेट हम यहाँ पर सोडियम का यूज़ कर रहे हैं, साथ में हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। हमें पता है हमने 2 चीज़ें यहाँ से एमिट करवानी है, एक हमने वाटर को एमिट करवाना है और साथ में एक हमने CO2 को यहाँ से निकालना है। अब इसको बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ पर हम बाइकार्बोनेट्स के साथ 2 लगाएंगे। इसको बैलेंस करने के लिए बाइकार्बोनेट्स के साथ 2 लगाएंगे, ये याद रखना। साथ में वाटर भी, CO2 भी 2, ये दोनों हमारे पास मॉलिक्यूल 2 आएंगे। बाइकार्बोनेट के साथ 2 लगाया और बाकी सब 2 पीछे बेटा बच क्या गया, ज़रा गौर से देखिएगा। 2 टाइम 4, हाइड्रोजन हमारे पास 4, 2 ये हाइड्रोजन और 2 ये हाइड्रोजन ओके। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2 ये हैं, 2 टाइम 4 5 6 ऑक्सीजन हमने आउट करवाने हैं यहाँ से। तो ये 2 टाइम 6, ये ऑक्सीजन भी गया, ठीक है। पीछे रह गए 2 कार्बन,
यहाँ से 2 कार्बन भी गए। अब जो हमारे पास बच गया है वो 2 सोडियम बच गए हैं और 1 SO4 बच गया है। तो ये हमारे पास रह जाता है Na2SO4। बेटा एक दफ़ा वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा ये किस तरह से अरेंजमेंट हमने किया। तो याद रखना है कि जब भी एसिड का रिएक्शन हम कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ करवाते हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल और एक CO2 का मॉलिक्यूल हमने ज़रूर इवॉल्व करवाना होता है। जी बेटा जो तीसरा हमारे पास आ जाता है वो आता है जी रिएक्शन विद बेसिस। एसिड्स सेम उसी तरह से HCl हैं और H2SO4 है हमारे पास। बेसिस जो हमने इस्तेमाल करनी है वो 2 थी, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेस और एक CuO की बेस हमने यूज़ की थी। बेटा ये क्वेश्चन आपने यहाँ पर बुक पे मार्क कर लें। व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो चीज़ न्यूट्रल कर देता है। एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो चीज़ न्यूट्रल हो जाती है। ये याद रखिएगा, अलग से क्वेश्चन शॉर्ट आता है व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे बेसिस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले NaOH है, इसका हम रिएक्शन करवा लेते हैं HCl के साथ। तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो वाटर का मॉलिक्यूल एमिट होता है और साथ में एक सॉल्ट बनता है। ये जब हमने स्टमक की एसिडिटी पढ़ी थी तब भी मैंने आपको एक बात ये बताई थी। यहाँ से वाटर आउट करना है तो जी ये H2O करके हमने वाटर आउट कर दिया और साथ में जो बच गया उसको इकट्ठा लिख देंगे, वो रह गया जी NaCl। पहली इक्वेशन तो ये हो गई, ये आपके पास सॉल्ट आ गया। इसी तरह से CuO के साथ आपने जब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाना है तो यहाँ से आपने वाटर इमिट करवा देना है H2O। पीछे जो चीज़ बच जाती है वो सॉल्ट है, वो CuSO4 सॉल्ट आ गया। चौथा जो रिएक्शन आपने करवाना है वो रिएक्शन करवाना है एसिड का विद सल्फाइड्स T वाले और बाईसल्फाइड्स के साथ। मैंने बेटा आपको पहले ही बता दिया है कि सल्फाइड्स जो हैं वो SO3 होते हैं और बाईसल्फाइड्स HSO3 होते हैं। सल्फाइड्स आप कैल्शियम के इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर और बाईसल्फाइड्स आप सोडियम के करेंगे। बेटा याद रखिएगा जिस तरह सेकंड वाले रिएक्शंस में हम कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एमिट कर रहे थे, यहाँ पर आपने सल्फ़र डाइऑक्साइड और साथ में वाटर एमिट करना है। आप बेटा ये साथ आप लोग लिखते जाएंगे, इस वाले में सॉल्ट और वाटर एमिट होगा, इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड और वाटर एमिट होगा चौथे वाले में। अब देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले CaSO4 लेंगे हम, जो कि सल्फाइड्स हमने उठा लिए। सबसे पहले सल्फाइड्स पे रिएक्शन करवाएंगे हम। यहाँ पर बेटा एक बात याद रखनी है, यहाँ पर एसिड हमने सिर्फ HCl ही यूज़ कर रहे हैं, दोनों में हम HCl यूज़ कर रहे हैं। HCl आपने साथ इसके अंदर ऐड किया और साथ में मैंने आपको बताया ये दोनों चीज़ें निकालें। एक तो वाटर का मॉलिक्यूल आउट करना है और साथ में SO2 गैस आपने सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस यहाँ से आउट करवानी है। वाटर के अंदर 2 H हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर पहले तो 2 H लिख दें। बेटा ये देखिएगा ज़रा, यहाँ से SO3 से SO2 गैस निकली और साथ में एक ऑक्सीजन यहाँ पर बच गया। यहाँ 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और यहाँ से ले जाएंगे वाटर का मॉलिक्यूल। बेटा पीछे ये दोनों तो यूज़ हो गए, पीछे Ca रह गया और Cl के 2 मॉलिक्यूल रह गए, तो CaCl2 ये आपके पास एक सॉल्ट आ गया। नीचे देखते हैं बेटा बाईसल्फाइड्स के साथ। बाईसल्फाइड्स में हमने यूज़ करना है NaHSO3। यहाँ पर बाईसल्फाइड हमने किसका लिया? सोडियम का। मैंने कहा यहाँ पर HCl ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने वाटर आउट करना है और साथ में SO2 की गैस को एमिट करना है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फाइड्स में से सल्फ़र डाइऑक्साइड, पीछे हमने पढ़ा था कार्बोनेट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ से SO3 से SO2 बना, यहाँ क्या बच गया? एक ऑक्सीजन बच गई। पानी आउट कराना है, ये H और एक ये H, 2 H विद ये वाले ऑक्सीजन के साथ मिलके बना देंगे वाटर। SO ये भी यूज़ हो चुके हैं। पीछे क्या रह गया? Na बच गया और Cl बच गया, तो ये बन गया NaCl। जी तो बेटा लास्ट जो रिएक्शन है वो हमारे पास है रिएक्शन विद सल्फाइड्स। सल्फाइड्स में मैंने आपको बताया था सल्फाइड्स होते हैं, यहाँ पर यूज़ जो किए गए आयरन का सल्फाइड यूज़ किया गया। यहाँ लिया हमने आयरन का सल्फाइड। एसिड यूज़ करना है, एसिड यहाँ पर हमने सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करना है।
बेटा ये याद रखिएगा, यहाँ से हमने एक गैस निकालनी है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को यहाँ से हमने एमिट करवाना है। तो यहाँ से H2S गैस यहाँ से निकल जाएगी और साथ में जो रह जाएगा वो है FeSO4। तो यहाँ तक आपके रिएक्शंस थे बेटा। ये वीडियोस यहीं पर स्टॉप करके इसके साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं बेटा जो मिनरल एसिड्स हैं ना वो कौन कौन से हैं। मिनरल एसिड्स बेटा वो एसिड्स हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं और ये जाबर बिन हियान ने ही डिस्कवर किए थे। वो कौन कौन से हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा अब ये जो यूजेस है ना ये आते हैं शॉर्ट में, ये ज़रा गौर से आपने यहीं पे याद कर लेने एसिड के यूजेस। यहीं से उठा लेते हैं, 5 हमने एसिड लेने हैं। सबसे पहला हम HCl ही उठा लेते हैं यहाँ से। बेटा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना इसके क्या क्या यूज़ हैं? ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना ये मेटल्स को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, मेटल्स की क्लीनिंग के अंदर। इसी तरह से बेटा टैनिंग प्रोसेस के अंदर, टैनिंग कहते हैं जो हमारे पास लेदर होता है ना वो कैसे बनता है? वो चमड़े से बनता है, एनिमल्स की चमड़ियों से। तो बेटा उन चमड़ियों को प्रोसेस करके लेदर बनाने का जो मेन प्रोसेस होता है उसको कहते हैं टैनिंग। ठीक है, वो चमड़ियाँ हाइड्स हो गई, उनकी स्किन और उनकी हाइड्स को प्रोसेस करके लेदर बनाना, इस प्रोसेस को कहते हैं टैनिंग। और साथ में आ जाता है हमारे पास प्रिंटिंग इंडस्ट्री। जितनी भी आपके बेटा ये प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज होती है ना उनके अंदर आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया जाता है। ये 3 यूजेस हैं, यहीं पे याद करें। नेक्स्ट हमने देखना है जी नाइट्रिक एसिड HNO3। बेटा नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन है तो सिंपली आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए कि ये फर्टिलाइज़र्स में इस्तेमाल होगा। अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ना वो यहीं से बनता है, अमोनियम नाइट्रेट। साथ में आप लोगों ने याद रखना है ये एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने के लिए भी इस्तेमाल, एक्सप्लोसिव बॉम्ब टाइप कोई भी चीज़ आप बनाने के लिए जो फटने वाली होती है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं नाइट्रिक एसिड। इसी तरह से बेटा आप लोग ड्रग्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, पेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और साथ में बेटा कॉपर की जो प्लेट्स होती हैं ना, अगर जिस तरह आपने कॉपर की वायर्स देखी हुई है ना इसी तरह कॉपर की प्लेट्स होती हैं, उनके ऊपर नक्शो निगार बनाने के लिए भी आप ये एसिड यूज़ करते हैं। नक्शो निगार को कहते हैं एचिंग करना, एचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट्स। फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव मटेरियल के लिए, ड्रग्स में भी इस्तेमाल होता है, पेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और कॉपर प्लेट्स के ऊपर नक्शो निगार या डिज़ाइन को एच करना उसको कहते हैं एचिंग डिज़ाइन, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है जी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना ये भी बेटा इससे मिलता जुलता है, आपने इसी से याद रखना है। ये भी फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सप्लोसिव के लिए नहीं होता है, ये ड्रग्स के लिए होता है। उसी तरह से ये पेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, डाइज़ वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, कलर डाइज़ वगैरह। बेटा ये एक्सप्लोसिव्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, एक्सप्लोसिव मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी साथ साथ बेटा आपने लेड स्टोरेज बैटरीज देखी होंगी, जो आपकी UPS की बैटरीज वगैरह समझ लें आप। जो लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं ना उनके अंदर आपको पता है UPS की बैटरी के अंदर पानी डलता है, बैटरी होती है उसके अंदर पानी डलता है। वो जो पानी है ना उसको हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना वो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के तौर पे एक्ट करता है। बेटा ये यहाँ पर क्या है, ये फर्टिलाइज़र्स के तौर पे भी एक्ट करता है, एक्सप्लोसिव मटेरियल भी ये है, ड्रग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, पेंट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कॉपर प्लेट ऊपर वाला नीचे वाले में, कि लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर जो पानी है जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं उसके अंदर भी आप सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके पास आ जाता है बेटा इन तीनों के बाद एक एसिड है जिनका नाम है बेंजोइक एसिड। अब ये जो बेंजोइक एसिड होता है ना ये आपने सिंपली याद रखना है, ये खाने को प्रिजर्व करने के लिए, फूड की प्रिजर्वेशन के लिए आप बेंजोइक एसिड इस्तेमाल करते हैं। और सबसे लास्ट में आपके पास रह गया है जी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपको पता है कि ये सबसे पहला डिस्कवर किया गया था विनेगर जिसको आप कहते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी तरह से ये ऊपर वाले की तरह ये फूड की प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको फ्लेवर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्लेवरिंग ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ में जिस फ्लेवरिंग जैसे आप सूप वगैरह में आप विनेगर डाल के पीते हैं। और साथ में अगर आपको डंग लग जाता है
उसको क्योर करने के लिए, स्टिंग ऑफ वैस्प, अगर आपको मक्खी का डंग लग जाता है तो इसके लिए भी आप एसिटिक एसिड ही इस्तेमाल करेंगे। जी बेटा, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचुरली अकरिंग एसिड्स। पेज नंबर 29 के ऊपर है ये। डू यू नो में जो हमारा बॉक्स है वहाँ पे इसमें से MCQs भी आते होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। तो सबसे पहले आपने यहीं से याद करना है, अभी लेक्चर को यहीं से ही याद कर लीजिएगा। सबसे पहले एक तो कोड याद रखना है, BTS माई फेवरेट CLU क्लू, BTS माई फेवरेट क्लू, दिस इज़ अ कोड। अब इस कोड को देख लेते हैं इसमें है क्या। सबसे पहले इस B से बेटा आप लोगों ने याद रखना है ब्यूटायरिक एसिड, B से है ब्यूटायरिक एसिड। T से आपके पास है टार्टेरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। S से बेटा आपके पास है स्टेरिक एसिड। माई के सिर्फ M को यूज़ करना है, मैलिक एसिड। फेवरेट के F को यूज़ करना है, फॉर्मिक एसिड। क्लू के C से आपने सिट्रस एसिड लेना है। L से आपने लैक्टिक एसिड लेना है और U से आपने यूरिक एसिड लेना है। बेटा ये तो ये हो गए एसिड्स के नाम। अब इनके सोर्सेज देखने हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यूरिक एसिड तो सिंपली आप लोगों को समझ आ रही है, ये अब बेटा आपका यूरिन के अंदर एसिड, जो यूरिन होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, यूरिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टस आपने सुना होगा बेटा, सोर मिल्क, लैक्टोज अगर आप लोगों ने सुना होगा ना, तो वहाँ से ये लैक्टिक एसिड है। खराब दूध के अंदर कौन सा, जब दूध खट्टा होने लग जाता है, फर्मेंटेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है ना, तो ये वाला एसिड उसमें होता है, सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड। यहीं पे याद कर लें, सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड है। सिट्रस फ्रूट्स कौन से हैं बेटा आपके पास, लेमन, लीमू, ऑरेंजेस, खट्टे, इसमें कौन सा होता है, सिट्रस एसिड। बेटा सिट्रिक है, यहाँ पे सिट्रिक एसिड है जो कि सिट्रस फ्रूट्स में होता है। नेक्स्ट आपके पास है बेटा फॉर्मिक एसिड। याद रखिएगा ये डंग के अंदर होता है। डंग किन का, बीज का और साथ में कीड़ियों का, ठीक है जी। फॉर्मिक एसिड डंग के अंदर होता है। मैलिक एसिड याद रखिएगा बेटा, M जो है वो एप्पल्स में होता है। ये एप्पल्स में जो एसिड होता है ना वो मैलिक एसिड होता है। स्टेरिक एसिड आपके पास फैट्स के अंदर आता है, चर्बी के अंदर कौन सा, स्टेरिक एसिड होता है। टार्टेरिक एसिड, T से याद रखना है टैमारिंड। टैमारिंड बेटा इमली को कहते हैं, इमली में भी होता है, एप्पल्स में भी होता है। एप्पल्स में बेटा मैलिक भी होता है, टार्टेरिक भी होता है, और साथ में ग्रेप्स के अंदर भी यही टार्टेरिक एसिड होता है। ब्यूटायरिक एसिड बेटा B से याद रखिएगा, बटर में होता है, लेकिन बटर होना चाहिए रेंसिड। रेंसिड होता है बेटा खराब बटर, ठीक है। तो यहीं पे अभी वीडियो स्टॉप करें और इसको अभी याद कर लें। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। इससे पहले हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स पढ़े हैं जिनका कोड था MCB BS BS। अब आ जाती है जी बेसिस की बारी। बेसिस के अंदर जो है वो इतना सच कोई कोड की ज़रूरत नहीं है, इसमें AAH होगा, ठीक है जी। सबसे पहले A लिखते हैं। अच्छा पहले तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर बेसिस कौन कौन सी हम यूज़ करेंगे। बेटा ज़्यादा रिएक्शंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेस यूज़ करेंगे। कोई सिर्फ एक रिएक्शन है जिसके अंदर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बेस यूज़ करेंगे, सिर्फ एक रिएक्शन है, बाकी सब के अंदर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेस यूज़ करेंगे। अब ये AA और H क्या है, एक आपने बेस का रिएक्शन पढ़ना है एसिड्स के साथ, दूसरा A आपने बेसिस का रिएक्शन पढ़ना है अमोनियम सॉल्ट्स के साथ, और तीसरा H वाला जो है ना ये आपने रिएक्शंस पढ़ने हैं हाइड्रो ऑक्साइड्स की प्रेसिपिटेशंस के। बेटा प्रेसिपिटेशन कहते हैं किसी भी चीज़ को अगर आप दो चीज़ें आपस में मिक्स की हैं और कोई नीचे ज़रात जो बैठ जाते हैं ना
उनको कहते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। बाकी सारा ऊपर लिक्विड है, नीचे कुछ चीज़ें बैठने को कहते हैं प्रेसिपिटेट्स, और उस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन, ये प्रेसिपिटेट्स होते हैं, और नीचे इस प्रोसेस को कहते हैं जी प्रेसिपिटेशन हो चुकी है। AAH इसके अंदर हमने पढ़ने हैं हाइड्रोक्साइड्स की प्रेसिपिटेशन पढ़नी है, हाइड्रोक्साइड OH होते हैं, ठीक है, जो कि बेसिस होती हैं, आपको पता है। अच्छा, जो एसिड के साथ बेसिस तो हमारे पास ये हैं, एसिड के साथ हमने कौन कौन से यहाँ पर एसिड देखने हैं बेटा। आप एसिड और बेस का जो प्रीवियस रिएक्शन है ना वो भी लिख सकते हो, जो आपने जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के अंदर बेसिस के साथ रिएक्शन 2 करवाए हैं ना पेज नंबर 28 के ऊपर, आप वो भी लिख सकते हो। अगर वो नहीं लिखना तो अभी देख लेते हैं हम। यहाँ पर हम कौन सा यूज़ करेंगे बेटा, यहाँ पर हम एसिड यूज़ करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है जी। उसका हम इस बेस के साथ रिएक्शन करवा देंगे। अच्छा जी, आगे है जी अमोनियम सॉल्ट्स हमने पढ़ने हैं। अमोनियम सॉल्ट्स में हमने 2 पढ़ने हैं। अमोनिया NH3 को कहते हैं ना, तो इसके हमने आगे सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन पढ़ने हैं, अमोनिया के साथ नहीं पढ़ने। सॉल्ट में हमारे पास अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, और दूसरा है हमारे पास अमोनियम सल्फेट, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और NH4 ट्वाइस SO4 ये अमोनियम सल्फेट। उसके बाद हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेशन है, वो कैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। बेटा यहाँ पर एक बेसिस याद है, एक और भी KOH बेस हमने यूज़ की हुई है। ये 3 बेसिस का काम है, ज़्यादा NaOH का है, इन 2 का सिर्फ एक रिएक्शंस में काम है। ये यहीं पर रोकें और इसको अभी याद कर लें। हाँ जी, तो बेटा सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड्स। करना किसका है, हमने बेसिस के साथ करना है, ठीक है जी। बेसिस का इनके साथ रिएक्शन, यहाँ पर हमने बताया था 3 बेसिस हम यूज़ करेंगे। एक NaOH है जो कि मोस्ट कॉमन है, एक रिएक्शन में हम KOH यूज़ करेंगे, और एक में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे। ये आपने बेटा साथ साथ याद रखनी है। इसके अंदर बेटा हमने KOH यूज़ करना, मैंने बताया। एसिड और बेस का प्रीवियस रिएक्शन भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। दूसरी बात ये है कि बेटा एसिड और बेस के जब भी रिएक्शन होंगे, ये अलग से सवाल भी आ सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन से हैं, तो आप लोगों ने यही वाली इक्वेशंस और यही वाली थ्योरी लिखेंगे, तो यही इसका आंसर है बेटा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होते हैं जो एसिड की एसिडिटी को ख़त्म कर दिया जाए, और बेसिस की बेसिसिटी को ख़त्म करके इन दोनों का आपस में रिएक्शन करके जो चीज़ न्यूट्रल हो जाती है ना, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर एसिड हमारे पास कौन सा है, H2SO4। अच्छा जी, एक और बात, जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन करवाना है, हमें याद है कि 2 प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे पास। एक आता है हमारे पास सॉल्ट, और दूसरा आता है हमारे पास वाटर। ये दोनों चीज़ें हमने प्रोडक्ट निकालनी होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। ये H2SO4 हमारे पास एसिड हो गया। हमारे पास बेस जो हमने यूज़ करनी है, यहाँ से हमने सेकेंड वाली यूज़ करनी है KOH जी। तो KOH जो है ना, ये बेटा हमने इसके 2 मोल्स यूज़ करने हैं, क्योंकि हमने इसको बैलेंस करना होता है। आगे देखिएगा बेटा, हमने वाटर तो एक्सक्रीट यहाँ से करना ही करना है, वाटर को हमने आउट करना है। यहाँ से 2 H गए और यहाँ का 1 ऑक्सीजन चला गया, तो बेटा पीछे क्या रह गया हमारे पास, पीछे रह गए 2 K रह गए हैं हमारे पास, SO4 भी रह गए हैं। और ये दो H है ना, यहाँ पर अगर हम 2 लगा देते हैं बेटा, तो ये 2 H और 1 जो O बच गया था हाइड्रोजन का, वो भी यहाँ से आउट हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ 2 K रह गए हैं और SO4 रह गया है, तो यहाँ पर बन जाएगा K2SO4। ये दोबारा से एक दफ़ा रिएक्शन की आप लोगों ने बेटा प्रैक्टिस करनी है, और साथ साथ कॉपीज़ अपने पास ही रखिएगा। आगे बेटा हमने दूसरा पढ़ना था रिएक्शन बेस का, किसके साथ, अमोनियम के सॉल्ट्स के साथ। अमोनियम के सॉल्ट्स मैंने आपको बताए थे 2 हैं, एक है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और एक पढ़ेंगे NH4 ट्वाइस SO4 ये हमारे पास अमोनियम सल्फेट हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हम NH4Cl का कर लेते हैं। अच्छा, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप साथ साथ इनको याद रखें। इसमें सॉल्ट और वाटर आता है, इसके अंदर आपके पास सॉल्ट आएगा, ओके, वाटर आएगा, ठीक है, और साथ में अमोनिया की बेटा गैस यहाँ से रिलीज़ होगी। अमोनियम सॉल्ट्स में से अमोनिया की गैस, ये तीनों प्रोडक्ट बनाने हैं, बाकी आपको रिएक्शन समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर मोस्ट कॉमनली कौन से था, NaOH है, ये सिर्फ एक ही रिएक्शन में यूज़ होगा, अभी इसका काम ख़त्म है। अब NaOH ले लेते हैं यहाँ पर, NaOH। हाँ जी, हमने क्या किया इसमें से, हमने सबसे पहले तो वाटर करना है। यहाँ से 2 H और एक यहाँ से H, ये मिलके इन्होंने हमारे पास क्या बना दिया, H2O वाटर।
यहाँ से एक H गया, इसका मतलब है यहाँ पर 3 H पड़े हुए हैं, तो ये 3 H और ये एक N, ये क्या बना देगा NH3, और यहाँ से अमोनिया गैस आउट। पीछे क्या रह गया, ये Na रह गया और एक ये Cl रह गया, तो साथ में NaCl सोडियम क्लोराइड, ये आपके पास सॉल्ट आ गया। एक रिएक्शन तो हो गया ये। दूसरा आपने NH4 ट्वाइस और SO4 के साथ करना है। किसका रिएक्शन करना है बेटा, अब इसके अंदर एक रिएक्शन हमने यहाँ से लेना है और एक रिएक्शन के लिए बेस हमने ये वाली यूज़ करनी है, CaOH और ट्वाइस। मैंने कहा था सिर्फ ये नीचे वाले दोनों एक एक रिएक्शन में यूज़ होंगे। KOH यहाँ पे यूज़ हो गया है, CaOH ट्वाइस यहाँ पर, अब इसका काम ख़त्म। अब बाकी जितने आगे रिएक्शंस हमने पढ़ने हैं वो NaOH के साथ ही पढ़ने हैं। बट अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं तो ये हमारे पास N कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं N। H हमारे पास टोटल 4 2 टाइम 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। S हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 2 3 और ये 4। कैल्शियम हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं। बेटा आप देखिएगा, सबसे पहले तो हमने वाटर यहाँ से लेना है, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल इधर से जाएगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल इधर से जाएगा, H2 और ये O। ठीक है जी, ये वाटर के मॉलिक्यूल, तो हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल आउट हो गए। आगे हमने इस रिएक्शन में अमोनिया की गैस लेनी होती है। यहाँ से N लिया, N और ये H3, NH3 एक अमोनिया, NH3 दूसरा, 2 NH3 हमारे पास आउट हो गए। पीछे क्या बेटा बच गया, Ca एक Ca बच गया और S 1 2 3 4 4 O, S के साथ 4 O, CaSO4, ये हमारे पास सॉल्ट आ गया। बेटा जो लास्ट है इसके साथ वो है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स। बेटा हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है वो फार्मूला होता है OH, ये हमें पता है। ठीक है जी, जो कि बेस में पाया जाता है। अच्छा जी, तो ये सबसे पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं हम। यहाँ पर हमने लिया एक बाउल, इसके अंदर हमने डाला सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है सॉल्ट का। किस चीज़ के सॉल्ट हैं, हैवी मेटल्स के। ठीक है जी, हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब उनको लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, वो हमने इसके अंदर ऐड किया। ऊपर से हमने डाल दी बेस, बेस में OH होता है, ये आपको पता है। ठीक है, जब हमने ये डाला तो क्या हुआ, हैवी मेटल्स, सॉल्ट को छोड़ के हैवी मेटल्स और पूरे के पूरे बेस में से OH, मेटल आ गया और OH। सपोज हम कर लेते हैं, हैवी मेटल है आपके पास जिंक का, सॉल्ट अगर इसका देखा जाए तो वो बनता है ZnCl2। जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट है, ये हमने इसके अंदर डाला। बेस हम ले लेते हैं NaOH। जब इन दोनों को आपस में बेटा मिक्स करेंगे ना, तो जो हैवी मेटल्स होंगे ना Zn, वो रिएक्ट कर जाएगा बेस के OH के साथ और वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे एज अ प्रेसिपिटेट। तो ये जब सारे प्रेसिपिटेट हैं, ये क्या बन के बैठेंगे, ये Zn हैवी मेटल और बेस का OH ट्वाइस, ये सारे नीचे की तरफ बैठते जाएंगे। तो इस रिएक्शन को बेटा कहते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। प्रेसिपिटेट हो जाना कौन सी चीज़ का, बेस वाले हाइड्रोक्साइड्स का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बेटा, बेस तो हमने NaOH ही यूज़ करनी है। अब जो हैवी मेटल्स है ना, वो हमने 6 किस्म के यूज़ करने हैं। अब वो कौन कौन से हैं बेटा, ज़रा ये देख लीजिएगा। एक तो हैवी मेटल आपके पास जिंक आएगा। दूसरा हैवी मेटल आपके पास आ जाता है जी कॉपर। बेटा ये तरतीब से याद करिएगा, सबसे पहले आ गया कॉपर, फिर आ गया आपके पास जिंक, फिर आपके पास आ गया आयरन, फिर आ गया आपके पास लेड, फिर आपके पास कैल्शियम और एक और रिएक्शन आ जाता है आपके पास आयरन का। यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देती हूँ, कॉपर, फिर जिंक आपके पास, फिर आयरन, कॉपर जिंक आयरन, लेड कैल्शियम आयरन। ठीक है जी, ये आपके पास रिएक्शन। अब ये तो हो गए बेटा हैवी मेटल्स, लेकिन हमने तो हैवी मेटल के सॉल्ट्स लेने हैं, तो अब इनके सॉल्ट्स बनाते हैं। बेटा कॉपर का जो सॉल्ट होता है ना, वो SO4 के साथ बनाएंगे हम, कॉपर सल्फेट बनाएंगे। जिंक का जो है वो Cl2 क्लोरीन के साथ, तो जिंक क्लोराइड। आयरन का भी Cl के साथ, आयरन क्लोराइड में बेटा Cl3 होता है। ठीक है जी, कॉपर सल्फेट जिंक के साथ क्लोराइड, आयरन के साथ भी क्लोराइड।
ये जो लेड है ना बेटा, इसको नाइट्रेट्स के साथ बनाते हैं, और नाइट्रेट्स का जो यहाँ पर फार्मूला है वो NO3 ट्वाइस। कैल्शियम का भी हमने क्लोराइड्स के साथ बनाना है, एक आयरन हमने क्लोराइड्स के साथ बना दिया, एक आयरन का हमने सल्फेट के साथ बनाना है। यहाँ पे अभी वीडियो रोकें और ये बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट एक दफ़ा देख लीजिए। ये सारे आपके पास हैवी मेटल्स के सॉल्ट हैं जो कि रिएक्ट हमने करवानी है बेस के साथ, और बेस हमने सिर्फ एक ही लेनी है NaOH। तो मैंने आपको बता दिया इन सब हैवी मेटल के सॉल्ट्स में से ये मेटल्स उतरेंगे सारे, और ये मेटल उतर के बेस के OH के साथ लग जाएंगे, और OH के साथ लगने के बाद ये ज़मीन पे नहीं बीकर के नीचे यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, यहाँ पर रुक जाएंगे। बेटा इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, और इसका दूसरा रिएक्शन आपको ये भी पूछ सकते हैं कि बेस का हैवी मेटल्स के साथ रिएक्शन बताएं। तो ये दोनों का आंसर सेम है, बुक पे बाद में लिख लीजिएगा बेटा रिएक्शन विद हैवी मेटल्स, वो भी आपने यही सारा कुछ उसमें भी लिखना है। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड के रिएक्शंस। हमने उसकी थ्योरी तो एक दफ़ा देख लिया है, ओवरऑल उसमें हमने करना क्या है हैवी मेटल्स के साथ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी, हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स लिखने शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं बेटा, एक कोड आप यहाँ पर याद कर लें, BWD। ये कोड अभी मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ पे यूज़ होगा, BWD। चलें जी, सबसे पहले हम हैवी मेटल के सॉल्ट, मैंने आपको कहा था हैवी मेटल तरतीब से याद करने हैं। कॉपर था सबसे पहले, कॉपर, जिंक, आयरन, लेड, कैल्शियम और दोबारा से आयरन। ठीक है, इनके सॉल्ट से कॉपर SO4 के साथ था, जिंक Cl2 के साथ था, आयरन Cl3 के साथ था, ये NO3 ट्वाइस नाइट्रेट्स थे लेड के, कैल्शियम क्लोराइड्स थे, और आयरन एक Cl3 वाला क्लोरीन के साथ था, एक SO4 के साथ था। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इनके साथ हमने रिएक्शन करवाना है NaOH। मैंने आपको बताया था बेस हमने NaOH ही यूज़ करनी है, NaOH। इसको तरतीब से याद करना है, बार बार बता रही हूँ, NaOH ये हैवी मेटल के सॉल्ट्स हैं, और यहाँ पर हमने बेसिस यूज़ करनी है, सेम एक ही बेस यूज़ कर ली NaOH। अब बेटा ये जो हमारे पास FeCl3 है ना, इस 3 से याद रखें कि यहाँ पर इसके साथ 3 मोल्स यूज़ करने हैं, बाकी सब के 2 मोल्स हैं। डन हो गया। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको जब उसको समझा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो हैवी मेटल्स हैं वो OH के साथ अटैच हो जाएंगी। यहाँ पर हैवी मेटल है हमारे पास कॉपर, और यहाँ पर आपके पास है OH, तो ये OH का ट्वाइस उठाना है यहाँ से, तो ये बन गया CuOH का ट्वाइस। यहाँ से उठा लेना है हमने हैवी मेटल, और बेस की हमने OH उठा लेनी है, OH ट्वाइस। हैवी मेटल Fe, ये आ गया OH। बेटा यहाँ पर ट्वाइस नहीं है, यहाँ पर थराइस है। यहाँ से हमने उठाना है लेड Pb, और यहाँ से हमने उठाना है OH ट्वाइस। यहाँ से उठाएंगे हम कैल्शियम, और यहाँ से हम उठाएंगे OH ट्वाइस। ये उठाएंगे हम आयरन, और यहाँ से हम उठाएंगे OH ट्वाइस। बेटा इतनी बात समझ आ गई है। अब बाकी जो चीज़ें रह गई हैं ना उनको हम इकट्ठा लिख लेंगे। अब ज़रा गौर से देखिएगा बेटा, इनको बॉक्सेस को छोड़ दें, सेंटर में क्या रह गया है, 2 Na और SO4। तो ये हमारे पास जो बनता है ना वो है Na2SO4। एंड यहाँ पर 2 ही Na है और 2 ही Cl हैं, तो इसका मतलब है आपके पास NaCl के 2 बनेंगे। यहाँ पर आपके पास 3 ही Na है और 3 ही Cl हैं, तो ये 3 आपके पास NaCl बनेंगे। यहाँ पर बेटा याद रखिएगा NaNO3 एक आपके पास सॉल्ट है, NaNO3। अब NaNO3 दोनों कितने हैं, ये NO3 भी 2 हैं और Na भी 2 हैं, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। यहाँ पर दोबारा से 2 ही Na है और 2 ही Cl हैं, तो 2 ही Na है और 2 ही Cl हैं, सोडियम NaCl। उसके बाद लास्ट पे बेटा आपके पास सेम उसी तरह से Na 2 हैं, SO4 4 हैं, तो Na2SO4। बेटा एक बात ये याद रखिएगा, ये आपके पास है इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी आपके पास बोर्ड में आता होता है, ये इतना, हाँ जी बेटा, तो ये बोर्ड में आता होता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब जो आपके पास ये कोड मैंने लिखवाया था ना, ये ज़रा गौर से देख लीजिएगा, BWD।
ये जो नीचे प्रेसिपिटेट्स बैठेंगे ना, इनका कलर पहले का होगा, बी से हम याद करेंगे ब्लू प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स को जो हम लिखते हैं वो पी और टी लिखते हैं डॉट के साथ, ठीक है जी। आगे डब्ल्यू का मतलब है नेक्स्ट वाले के आपके पास आएंगे वाइट प्रेसिपिटेट्स। अगले बी का मतलब है ब्राउन, ये ब्लू के बाद ब्राउन प्रेसिपिटेट्स। इस डब्ल्यू का मतलब है आपके पास आएंगे वाइट प्रेसिपिटेट्स। इस डब्ल्यू का मतलब है आपके पास आएंगे वाइट प्रेसिपिटेट्स। और लास्ट वाले डी से जो आयरन आपके पास आएगा ना बेटा, ये डर्टी ग्रीन कलर का आएगा। ये अभी स्टॉप करें वीडियो और ये अभी याद करें अपना। हाँ जी बेटा, तो अब हमारे पास बेसिस वाले टॉपिक का लास्ट जो है वो है हेडिंग के यूजेस क्या हैं बेसिस के। तो सबसे पहले आपके पास 6 बेसिस हैं और 6 की 6 बेसिस को आपने सबसे पहले तो इनके नाम याद करने हैं। तरतीब से बेटा याद करिएगा। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन बेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट वाली है वो हम कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम कर रहे हैं पोटेशियम। ये तीनों तो अभी हमने उसमें सब रिएक्शंस में पढ़ी हैं, ठीक है जी। जो नेक्स्ट आ जाती है बेटा वो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और अमोनियम है। बेटा 5 और 6 के अंदर आप लोगों ने कन्फ्यूजन नहीं लेके आनी और ये दिमाग लगा के देखें, ज़रा आंखें खोल के देखें कि ये एल्यूमिनियम है और ये अमोनियम है। तो सबसे पहले ना हम देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। तो जो बेटा ये आपके पास अमोनियम है ना, कपड़ों के ऊपर जो ग्रीस के निशान लग जाते हैं ना, ग्रीस के स्टेन्स कहते हैं निशानात को, जो कपड़ों के ऊपर ग्रीस के स्टेन्स आ जाती हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिमूव होते हैं। एल्यूमिनियम से नहीं बेटा, अमोनियम से कपड़ों के ऊपर ग्रीस के स्टेन्स ख़त्म हो सकते हैं। जो आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, जो रेड से कलर का आपने बॉक्स देखा होगा, रेड से कलर का कुछ इस तरह करके, बेटा इसके अंदर जो केमिकल होता है ना वो होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि फोमिंग एजेंट है। बेटा जब इसमें से आप क्या कहते हैं, जब आग लगती है तो इसमें से आपको पास वाटर भी निकलता है। और ये जो फोमिंग है, जो फोम होता है ना, ये एयर फिल्ड बबल्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एयर फिल्ड बबल्स होते हैं, वाटर होता है। जब ये निकलते हैं ना तो ये ऐसा फोम सा सारा होता है। वो सारा केमिकल जो उनसी चीज़ें आपस में मिक्स की होती हैं वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स में एज अ फोमिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बेटा आ जाता है आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा, हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था कि स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए आप अल्कली या बेस देते हैं। तो वो कौन सी वाली बेस देते हैं आप? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए देते हैं। और दूसरी बात, ये जो आपको डंग लग जाता है ना, बीज का स्टिंग, उसके लिए भी आप ये यूज़ करते हैं। बेटा ये अभी साथ साथ याद करने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बेटा आपके पास जो सेल होते हैं ना, उनको कहते हैं अल्कलाइन बैटरीज। जो आपके पास आप नॉर्मल जो आप रिमोट में घड़ियों में सेल डालते हैं ना, वो अल्कलाइन बैटरीज होती हैं। अल्कलाइन बैटरीज और जो क्लोराइड बैटरीज हैं, इनमें फ़र्क क्या है कि अल्कलाइन बैटरीज जो है ना बेटा, ये अच्छी होती हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, रिचार्जेबल नहीं होती। अगर आप इनको कोशिश भी करते हैं तो फिर ये फुल रिचार्ज नहीं हो सकती। तो ये याद रखिएगा बेटा, अल्कलाइन बैटरीज जो आपके नॉर्मल सेल होते हैं, जो आपके पास नॉर्मल सेल होती हैं, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उनके अंदर भरा होता है। अब आ जाती है बारी बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो ये याद रखिएगा, आप लोगों ने सुना होगा ब्लीच करते हैं जी कपड़ों को, अगर कोई दाग लग जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, उसके अंदर कौन सा केमिकल होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो आपके जहाँ पर दाग लग जाए आप उसको डालते हैं ना, तो वहाँ से वो दाग ख़त्म हो जाता है और कलर वाइट दोबारा से सही हो जाता है। उसके अलावा बेटा आप हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में हमने पढ़ा था CaOH ट्वाइस, हमने क्लार्क का मेथड जो पढ़ा था ना, वो हमने ये पढ़ा था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम सॉफ्टनिंग करते थे हार्ड वाटर को। दूसरा ये हो गया। और तीसरा ये है बेटा, अगर जब एसिड रेन होती है तो आपके पास एसिडिक सॉइल आ जाती है,
या एसिडिक वाटर हो जाता है। बेटा एसिडिक सॉइल और एसिडिक लेक्स जो आपके पास आ जाती हैं ना, इन दोनों को न्यूट्रल करने के लिए आप कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे लास्ट बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके साबुन को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। अभी यहाँ पर वीडियो रोकिए और इसके यूजेस याद कीजिए बेटा, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से आते होते हैं।